हेलो स्टूडेंट, हम आज यात्रा शुरू कर रहे हैं चौथे पेपर की। और मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, जो कि मुख्यमंत्री जी की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, उस पर आपका स्वागत हम करते हैं। और यूपीएससी के चौथे पेपर, जिसे नीति शास्त्र, अखंडता और कौशल, एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड कहा गया है। कौशल, ये पीछे मेंशन भी है, नैतिकता, अखंडता और कौशल। तो यात्रा को शुरू करने से पहले हम उस सारी यात्रा जो हमें करनी है उस पर थोड़ी सी नजर एक डाल लेते हैं। हालांकि नीति शास्त्र और मानवीय सह संबंध पर हमें चर्चा करने के लिए बोला गया है, ह्यूमन इंटरफेस, नीति शास्त्र एंड ह्यूमन इंटरफेस। लेकिन सबसे पहले जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम की मांग को समझना जरूरी है। उस एग्जाम के संपूर्ण सिलेबस की यात्रा को समझना जरूरी है। ह्यूमन इंटरफेस, मानवीय सहसंबंध, उसका एक भाग है, उसका एक पड़ाव है। ऐसे कितने पड़ाव हमें तय करने हैं, उनमें हमें क्या क्या चर्चा करनी है, उसकी बिंदुवार चर्चा हम आपसे करना चाह रहे हैं। और बिंदुवार चर्चा के माध्यम से हम एक मैपिंग, एक मानचित्र आपके दिमाग में बना देंगे, एक नक्शा हम आपके दिमाग में बना देंगे कि हमें इस तरीके से आगे अपनी यात्रा को जारी रखना है। इस क्लास में मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि सिलेबस के साथ हम जस्टिफाई कर सके, यूपीएससी की रिक्वायरमेंट के साथ, कहते हैं उसकी मांग के साथ, हम कहते हैं न्याय कर सके। ध्यान रखना। तो यहाँ हम विधिवत उसकी चर्चा करते चलेंगे। और जो सबसे पहले उसका नाम है नैतिकता और अखंडता और कौशल। और आप इसमें ध्यान रखना कि इस चौथे पेपर को जो लाने का मोटिव है, वो मोटिव यही है कि केवल ज्ञान जो है वो प्रशासनिक अधिकारी बनने की कसौटी नहीं है। ज्ञान के अलावा व्यक्तित्व के और भी पहलू हैं। ज्ञान के अलावा व्यक्तित्व के और भी पहलू हैं। ध्यान रखना, ज्ञान के अलावा व्यक्तित्व के और भी पहलू हैं। ध्यान रखेंगे आप, ज्ञान के अलावा व्यक्तित्व के और भी पहलू हैं, और उन पहलुओं को जानना भी, समझना भी बहुत जरूरी है। इसलिए सिविल सर्विसेज ने यूपीएससी के एग्जाम में 2012-13 से एक नए विषय के रूप में, नए पेपर के रूप में नीति शास्त्र को ऐड किया। उस नीति शास्त्र में बुद्धि और विवेक के अलावा व्यक्ति को व्यक्तित्व के और कौन से गुण पढ़ाए जा रहे हैं, अगर उनमें वो नहीं है तो उनमें आरोपित पढ़ा के, सिद्धांत के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से पढ़ा के उनमें आत्मसात कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो उन पर ही एक ब्रीफ चर्चा हम यहाँ संक्षिप्त चर्चा करना चाहेंगे, और वो सारी चर्चा यहाँ रहेगी। हम देखते चलेंगे कि यहाँ नैतिकता, अखंडता, कौशल बात है, और लिखा भी है इस पेपर में सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा से संबंधित मुद्दों के प्रति उम्मीदवारों के दृष्टिकोण तथा समाज के साथ व्यवहार करते समय उनके सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों और संघर्षों के प्रति उनके समस्या समाधान दृष्टिकोण का परीक्षण करने के लिए प्रश्न शामिल होंगे। इन पहलुओं को निर्धारित करने के लिए प्रश्नों में केस स्टडी दृष्टिकोण का उपयोग किया जा सकता है।
आपको जो भी सिलेबस में चीजें मेंशन की गई हैं वो स्पेशली क्लियर कर दी गई है शुरू से कि आपसे ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दैनिक जीवन में जो समस्याएं आती हैं, दैनिक जीवन में जो प्रशासनिक अधिकारियों को समस्याएं आती हैं, जो व्यक्ति विशेष को समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं से आपके निपटने का तरीका क्या है, आप किस तरीके से, किस माइंड सेट से, किस दृष्टिकोण से, किस मनोवृत्ति से, किस टेम्परामेंट से, किस धैर्य से, किस पेशेंस से उस समस्या का समाधान करते हो, उसको जांचने के लिए केस स्टडी पूछी जा सकती है और सामान्यतः पूछी भी जाती है। यूपीएससी के एग्जाम के अलावा स्टेट सर्विस के एग्जाम में भी ये केस स्टडी पूछी जाती है और वो केस स्टडी आपके पूरे पढ़े गए सैद्धांतिक दर्शन का मर्म होती है कि आपने सब कुछ सैद्धांतिक रूप से पढ़ा, थ्योरी के रूप में पढ़ा, व्याख्या के रूप में पढ़ा, सिद्धांतों को पढ़ा, सिद्धांतों के साथ विद्वानों को पढ़ा, दार्शनिकों को पढ़ा, विभिन्न व्याख्याएं आपने पढ़ी। आपने कहते हैं मानवीय सह संबंध, नैतिकता, नीति शास्त्र के साथ नैतिकता पढ़ी, नैतिकता के विभिन्न आयाम पढ़े, नैतिकता के स्रोत पढ़े, नैतिकता और नीति शास्त्र में अंतर पढ़ा, नैतिकता और विधि में अंतर पढ़ा। ये उसके सारे पहलू हैं जो आपको पहली बार पहली जगह है पर ही एक्सप्लेन कर दिए गए। नैतिकता और मानवीय अंतर संबंध, इसे ही एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस कहते हैं, जिसकी चर्चा हमें करनी है, सबसे पहले करनी है। लेकिन उस पूरी यात्रा पर हम चलें उसके पहले हमें उस यात्रा के पड़ावों के बारे में, उस पूरे सिलेबस के मर्म के बारे में जानना बहुत जरूरी है। उसीलिए हमने एक प्रयास किया कि पूरी यात्रा को पूरे मानचित्र के माध्यम से समझा दिया जाए, मैप के माध्यम से, और एक कहते हैं एक सक्षम माध्यम से समझा दिया जाए। तो वो यात्रा, और सबसे पहले यूपीएससी जो पूछना चाहता है वो अपने सिलेबस में बिल्कुल इंडिकेट कर देता है, अपने सिलेबस में बता देता है कि आपसे ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से संबंधित दैनिक जीवन के जो समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, उनसे प्रश्न किए जाएंगे और उनको परखने के लिए केस स्टडी भी आएगी। और केस स्टडी की प्रासंगिकता है, केस स्टडी को पूछने का औचित्य यही है कि आपने जो भी सिद्धांत में पढ़ा वो व्यवहार में आप ला पा रहे हो कि नहीं ला पा रहे हैं, व्यवहार में वो चीज आ पा रही है कि नहीं आ पा रही है, जो चीज सिद्धांत है उसको धरातल पर प्रैक्टिकल जीवन में आप उसका सदुपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए केस स्टडी जो सबसे आखिरी में रहती है, उसके पहले तो बाकी के सारे टॉपिक हैं, बाकी की सारी मान है उनकी, जिसमें आपको कहते हैं नैतिकता और अंतर संबंध, ह्यूमन इंटरफेस दिख रहा है, दृष्टिकोण जिसे मनोवृत्ति भी कहते हैं, दृष्टिकोण, उसके बारे में पूरी जानकारी। फिर सिविल सेवा में योग्यता और आधारभूत मूल्य है, फिर भावात्मक समझ, भावात्मक बुद्धिमत्ता जिसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, भावात्मक बुद्धिमत्ता जिसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, भारत और विश्व के नैतिक विचारक, दार्शनिक, जिनको पहली यूनिट में भी शामिल किया जाएगा और बाद में भी भारत के दार्शनिक और दुनिया के दार्शनिक, खासतौर पर पश्चिम के विद्वानों को भी इस यात्रा में शामिल किया जाएगा। इस यात्रा में शामिल किया जाएगा, ध्यान रखना आप। और फिर उसके बाद लोक प्रशासन में सार्वजनिक सिविल सेवा मूल्य और नैतिकता, नैतिक दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शक के स्रोत, कानून, नियम, विनियम, विवेक, अंतरात्मा, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, नैतिक शासन, शासन में नैतिक और नैतिक मूल्यों को मजबूत करना, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में वित्त पोषण। हम आएंगे एक एक करके बारी बारी से इन सब चीजों पर भी आएंगे। और अंत में शासन में ईमानदारी, और आप देख रहे होंगे अंत में शासन में ईमानदारी की अवधारणा, लोक सेवा की अवधारणा, शासन और ईमानदारी, और सबसे अंत में दी हुई होगी केस स्टडी।
और ऊपर जो समस्याएं हैं उन्हीं पर आधारित रहेगी केस स्टडी। तो आज हमारा पूरा लबोलबाब, आज हमारा पूरा ध्यान, हमारा ध्येय जो रहेगा वो इन्हीं सारे मुद्दों को के माध्यम से आपको इस एग्जाम के मर्म को, इस पेपर के मर्म को समझाना रहेगा। फिर हम यात्रा शुरू कर लेंगे एथिक्स, नीति शास्त्र और मानवीय सह संबंधों की, जिसे ह्यूमन इंटरफेस कहते हैं। ध्यान रखना, ये बिल्कुल तरीका है यूपीएससी की तैयारी करने का कि जैसे ही व्यक्ति कहीं बड़ी जगह तैयारी करता है, दिल्ली में तैयारी सामान्यतः लोग करते हैं भारत में केंद्रीय एग्जाम की, तो वहां भी हमारे समय से सबसे पहले सिलेबस से 2-4 कराया जाता था। और हमने अपनी यात्रा शुरू करें, हम अपनी यात्रा में आगे बढ़े, तो उसके पहले हम भी इसके बारीक पहलुओं पर थोड़ी चर्चा कर लें। और उन पहलुओं की चर्चा करने के बाद हमारे दिमाग में माइंड सेट हो जाए, हमारे दिमाग में वो चीज क्लियर हो जाए कि हमें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है। यात्रा लंबी रहेगी, यात्रा कोई छोटी नहीं होती है, लेकिन आप ध्यान रखना, यात्रा हमें जो करनी है उसका मानचित्र अगर हमारे पास आ जाए, उसकी फ्रेमिंग हमारे पास आ जाए, उसका खाका हमारे पास आ जाए, तो वो यात्रा शायद सरल हो जाती है। यात्रा शायद सरल हो जाती है कि हमें इन पहलुओं पर, इन तथ्यों पर, इन विचारों पर चर्चा करते हुए, परिचर्चा करते हुए, लेखन, राइटिंग स्किल, जो सबसे इम्पोर्टेंट मुख्य परीक्षा, पूरे एग्जाम का मर्म है, पूरे एग्जाम की जान है, ये लेखन, ये मुख्य परीक्षा। प्रीलिम्स में तो व्यक्ति का कहते हैं, प्रीलिम्स में तो व्यक्ति का केवल और केवल प्रीलिम्स में व्यक्ति का कहते हैं प्री का परीक्षण होता है, लेकिन मेंस में मुख्य परीक्षा में उसको लेखन कार्य करना पड़ता है, मुख्य परीक्षा में लेखन कार्य करना पड़ता है। और इसी यात्रा को हम आगे बढ़ाते हुए हमने बताया कि पेपर का नाम सीधा दिया है नैतिकता, अखंडता और कौशल। और शुरू में उन्होंने मेंशन कर दिए चीजों से कि उम्मीदवारों से ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, उनसे संबंधित समस्याएं दी जाएंगी और फिर उन समस्याओं के प्रश्न केस स्टडी के माध्यम से पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस पहले वाले टॉपिक पर, जिस पर हमें सबसे पहले बात करनी है, नैतिकता और मानवीय अंतर संबंध, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, नीति शास्त्र और उसके मानवीय सह संबंधी कारक। नीति शास्त्र कहते हैं, नीति शास्त्र तो एक पूरा खाता है, नीति शास्त्र तो कहते हैं सैद्धांतिक रूप में है, लेकिन नैतिकता जो है वो व्यवहारिक रूप में है। नीति शास्त्र का बाह्य स्वरूप है, लेकिन नैतिकता का आंतरिक स्वरूप है, मॉरलिटी का आंतरिक स्वरूप है। नीति शास्त्र और मानवीय अंतर संबंध, नैतिकता और मानवीय अंतर संबंधों में हमें निम्नलिखित पहलुओं के अंदर उसकी चर्चा करनी होगी, निम्नलिखित पहलुओं के अंदर हमें उसकी चर्चा करनी होगी। और वो पहलू ये है कि सबसे पहले तो नैतिकता और मानवीय अंतर संबंधों का सार हमें समझना है कि नैतिकता में, नीति शास्त्र में मानवीय सह संबंधों की क्या भूमिका है। और आप एक चीज ध्यान रख लेना, जहां व्यक्ति समाज में रहेगा वहीं उसके नैतिक मापदंड होंगे, वहीं वह दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करेगा या दूसरे के व्यवहार से प्रभावित होगा। अगर वो जंगल में रह रहा होगा, वीराने में रह रहा होगा, तो उसके सामाजिक व्यवहार का कोई भी मायने नहीं होगा, उसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होगा। ध्यान रखना, तो व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी के आचार व्यवहार, उठना बैठना, रहन सहन, ये सारी चीजें उस नीति शास्त्र और नैतिकता के दायरे में आ जाती हैं। हाँ, सामाजिक प्राणी है व्यक्ति और सामाजिक प्राणी के लिए ही नैतिकता होती है। वैसे भी हम असामाजिक तत्व कहते हैं, एक शब्द यूज करते हैं कि वो बड़े असामाजिक हैं, कुछ असामाजिक तत्वों ने ऐसा कर दिया, तो उन्हें समाज की परवाह नहीं है और वो समाज के एक जिम्मेदार नागरिक नहीं है, वो समाज के जिम्मेदार नागरिक नहीं है, इसलिए आप उनसे नैतिकता की उम्मीद नहीं कर पाओ।
ये नैतिकता एक सामाजिक प्राणी के लिए है और नैतिकता और मानवीय अंतर संबंधों में उसके सार को हम सबसे पहले देखेंगे। निर्धारक जो भी नैतिकता के नीति शास्त्र के निर्धारक तत्व हैं, जो आंतरिक भी होते हैं बाह्य भी होते हैं। ध्यान रखना, आंतरिक तत्व व्यक्ति के अंदर हैं और बाह्य तत्व जो राज्य और प्रशासन और देश राष्ट्र में लागू हुए होते हैं वो निर्धारक तत्व हैं। व्यक्ति के मनोवृत्ति व्यक्ति के नीति शास्त्र या नैतिकता को निर्धारित करने वाले तत्व उसके आंतरिक होंगे और उन आंतरिक तत्वों का विकास उसके घर से, उसके परिवेश से, उसके समाज से होता है। इन सारी चीजों की चर्चा हम नैतिकता और मानवीय अंतर संबंधों में करते हैं। ध्यान रखना, नैतिकता और मानवीय अंतर संबंधों में हम करते हैं। नैतिकता के परिणाम क्या हैं? नैतिकता के परिणाम ध्यान रखना सकारात्मक, और कहते हैं नैतिकता के परिणाम सकारात्मक ही होंगे। जो अनैतिक होगा उसके परिणाम नकारात्मक होंगे। अगर व्यक्ति नैतिक है, उसमें सद्गुण है, ईमानदारी है, सत्यनिष्ठा है, पारदर्शिता है, जवाबदेही है, ये सारे गुण अगर व्यक्ति में रहेंगे, वह साहसी है, वह नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, तो उसके परिणाम सार्थक ही होंगे। और इसकी विस्तृत चर्चा हम नैतिकता के परिणामों में प्रथम पाठ के अंतर्गत करेंगे। मानवीय क्रियाकलाप, मानव के जो क्रियाकलाप हैं उनका कैसे प्रभाव पड़ता है नैतिकता और नीति शास्त्र पर। मानवीय क्रियाकलापों का प्रभाव पड़ता है। नैतिकता के क्या आयाम हैं, नैतिकता के क्या आयाम हैं, कितने तरीके से नैतिकता को पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, देखा जा सकता है, उसके कितने पहलू हैं, नैतिकता के कितने आयाम हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते, एक आपका इस तरफ वाला और एक इस तरफ वाला। किसी घटना के दो पहलू होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। ऐसे ही नैतिकता के आयाम होते हैं। नैतिकता निजी और सार्वजनिक संबंधों में, निजी जीवन में नैतिकता की क्या उपयोगिता है, निजी जीवन में नैतिकता की क्या उपयोगिता है और सार्वजनिक जीवन में नैतिकता की क्या उपयोगिता है, आपको बहुत बहुत संक्षिप्त में नहीं गहरे में जाके समझना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। यूपीएससी के एग्जाम की खासियत है कि किसी चीज को रटाया नहीं जाता है, समझाया जाता है, आत्मसात कराया जाता है। तो नैतिकता के कहते हैं व्यक्ति के निजी जीवन में कुछ उदाहरण हम अगर बता दें कि व्यक्ति अगर नैतिक है तो उसकी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं होगा। व्यक्ति अगर नैतिक है तो उसकी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं होगा। व्यक्ति अगर नैतिक है तो उच्च कहते हैं भावात्मक समझ से युक्त होगा, उसका इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा होगा, दूसरों की भाव दशाओं को पहचान कर ही वह अपनी प्रतिक्रिया देगा, दूसरों की मन और भाव और दशाओं को पहचान कर ही अपनी कोई युक्ति युक्त प्रतिक्रिया देगा। व्यक्तिगत जीवन में बहुत से उदाहरण है, बहुत से उदाहरण है, ध्यान रखना इस नैतिकता के। और सार्वजनिक जीवन में भी नैतिकता के, जो व्यक्ति पब्लिक में समाज में जो जीता है, जो कोई संवैधानिक पद पर है, जो विधिक पद पर है, वहां पर भी कहते हैं सार्वजनिक जीवन में भी नैतिकता की बड़ी उपयोगिता है। सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता मानवीय मूल्य और महान नेताओं सुधारकों के जीवन और शिक्षाओं से सबक और प्रशासक, ध्यान रखना मूल्यों को विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका। और अंत में यहां पर मेंशन कर दिया गया है, बता दिया गया है कि जो भी ऐतिहासिक महान पुरुष हैं, समकालीन महापुरुष हैं, और ध्यान रखना जो इतिहास में हो गया उन्हीं को महान माना जाए। उन व्यक्तियों से क्या अच्छी चीज ली जा सकती है, क्या प्रेरणा के रूप में लिया जा सकता है, उसे भी नैतिकता और मानवीय सह संबंधों के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। अगर गांधी जी की अहिंसा सत्य को अगर
दुनिया मानती है, तो हमें अपने जीवन में उन्हें आत्मसात करना चाहिए। और उस पूरी यात्रा में आपको बड़े बड़े भारतीय विद्वान और दार्शनिक पढ़ाए जाएंगे। हालांकि सिलेबस में उनके नाम मेंशन नहीं किए गए हैं। हाँ, स्टेट पीएससी में लगभग ये हो जाता है कि वो व्यक्ति विशेष का नाम हाईलाइट कर दिया जाता है। लेकिन यहां व्यक्ति विशेष का नाम हाईलाइट ना करते हुए केवल महान व्यक्तियों की बात कर दी गई है, महान नेताओं की, सुधारकों की बात कर दी गई है और उनके जीवन की जो शिक्षाएं हैं उनसे सबक लेने की बात की गई है। महान समाज सुधारक बहुत से हुए हैं भारत में। आपने इतिहास में ही पढ़ा होगा, राजा राम मोहन राय, आधुनिक युग के जनक, प्रथम आधुनिक पुरुष, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये आधुनिक युग की ही पर्सनालिटी हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जो अंतरराष्ट्रवादी हैं, मानवतावादी हैं, अंतरराष्ट्रवादी हैं, मानवतावादी हैं, ध्यान रखना, ये महान व्यक्तित्व, ध्यान रखना आपके, जिनका दर्शन है, जिनकी खुद की विचार शैली है और जिन्होंने समाज में कोई ना कोई योगदान देके रखा है। उनके योगदान को, उनकी शिक्षाओं को, उनके महत्व को पढ़ते हुए उस चीज को हमें आत्मसात करना है और जहां भी केस स्टडी में आए तो युक्ति युक्त रूप से केस स्टडी में उसका सदुपयोग हमें मेंशन करते हुए। अगर महिला सशक्तिकरण की बात आ जाए तो आपको राजा राम मोहन राय की बात करनी है, जिन्होंने भारत को सती प्रथा से कहते हैं आजादी दिलाई थी। ध्यान रखना, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया था, महिला शिक्षा पर जोर दिया था। और अगर कहीं अहिंसा की बात आ जाए तो अहिंसा की बात में अपने विचारों का वजन बढ़ाने के लिए बात हम केस स्टडी की कर रहे हैं, क्योंकि पूरे सिलेबस में बताया गया है कि ऊपर दिए गए जो भी टॉपिक हैं उनसे संबंधित केस स्टडी आपके व्यवहारिक पहलुओं को जानने के लिए पूछी जाएंगी। पूरे सिलेबस का एक मोटिव है, पूरे सिलेबस का एक उद्देश्य है और वो केस स्टडी के माध्यम से पूछा जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सैद्धांतिक नहीं आता है, सैद्धांतिक भी आता है। जो आप टॉपिक पढ़ते जा रहे हो वहां से संबंधित भी पूछा जाता है, लेकिन यूपीएससी का जैसा स्वभाव है कि वो व्यवहारिक पक्ष पर ही ज्यादा जोर देता है। और अंत में केस स्टडी में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी केस स्टडी आप करें उसमें उन मूल्यों को, मानकों को, सिद्धांतों को हाईलाइट करते जाएं, मेंशन करते जाएं जो आपने अपने सिलेबस के दौरान पढ़े हैं। तो भारतीय महान नेता, सुधारक, उनकी शिक्षा, प्रशासक कोई भी हो सकता है, महावीर हो सकते हैं, बुद्ध हो सकते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो सकते हैं। ध्यान रखना, कोई भी भारतीय ऐतिहासिक व्यक्तित्व हो सकता है और वो ऐतिहासिक व्यक्तित्व जिसने योगदान दिया हो, उसके योगदान और विचार को लेकर हम उस चीज को अपने एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पहली यूनिट। इसके अलावा आपके मूल्यों को विकसित करने में आपके परिवार की क्या भूमिका है, आपके मूल्यों को विकसित करने में परिवार की क्या भूमिका है। परिवार, क्योंकि पहली पाठशाला आपकी परिवार ही होता है, आपका घर ही होता है। पहले शिक्षक आपके माँ बाप होते हैं, पहले शिक्षक आपके माँ बाप होते हैं और शिक्षक तो बदलते जाते हैं। प्राइमरी के शिक्षक अलग, फिर दूसरे शिक्षक, फिर आपके 12th तक के शिक्षक अलग, फिर कॉलेज के शिक्षक अलग, तैयारी के दौरान के शिक्षक अलग। लेकिन एक पाठशाला और एक शिक्षालय, एक विद्यालय हमेशा आपका फिक्स रहता है और वो आपका घर, परिवार, परिवेश, आपके माँ बाप, आपके परिवार के लोग जो नित्य आपको नई नई शिक्षाएं देते हैं। इसलिए तो कहा जाता है शिक्षक दिवस के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, कि सबसे बड़े शिक्षक तो हमारे माता पिता है, सबसे बड़ा शिक्षक तो हमारा परिवार है, सबसे बड़ा शिक्षक तो हमारा कुटुंब है, हमारे संस्कार है। और वो शिक्षा संस्कारों के रूप में दी जाती है। आप जहां जाते हो तो आपके संस्कार, आपका परिचय बगैर बोले आपका परिचय करा देते हैं, वहां बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। और इन्हीं संस्कारों के लिए हमारा देश भारत जाना जाता है। तो भारत पे कहते हैं नौकरशाही को चलाने वाले जो लोग होंगे उनके सिलेबस में इन सारी चीजों को मेंशन
किया गया है। अब हम दूसरे वाले भाग पर आ जाते हैं, जिसे दृष्टिकोण बोला गया है, जिसे मनोवृत्ति भी कहा जाता है, एटीट्यूड जिसको बोला जाता है। मनोवृत्ति, दृष्टिकोण, देखने का दृष्टिकोण कहा जाता है। दृष्टि तो दी जाती, लेकिन दृष्टि तो दी जा सकती है, लेकिन दृष्टिकोण नहीं दिया जा सकता। और समस्याएं अनेक है, किसी के लिए समस्या है, लेकिन किसी के लिए मौका है। किसी के लिए वो समस्या हो सकती है, लेकिन किसी के लिए वो मौका भी हो सकता है। इस दृष्टिकोण में हमें मनोवृत्ति पढ़नी है, व्यक्ति के मानस की स्थिति पढ़नी है, व्यक्ति के मन की स्थिति पढ़नी है, मानस की स्थिति पढ़नी है कि उसके मन की स्थिति, उसके मन के भावों की स्थिति क्या है, उसके विषय वस्तु पढ़नी है, उसकी विषय वस्तु क्या है, उसके कंटेंट क्या है, उसके एलिमेंट, उसके घटक क्या है, उसकी संरचना कैसे होती है, वो कार्य कैसे करती है, इसका प्रभाव क्या होता है, और विचार और व्यवहार के साथ इसके क्या संबंध है। हम आपके मन की वृत्ति की बात कर रहे हैं, जिसे कहते हैं मनोवृत्ति। कई पुस्तकों में, कई कहते हैं जगह इसको मनोवृत्ति के रूप में बताया गया है। आपके मन की वृत्ति को मनोवृत्ति, उसी को दृष्टिकोण कहा जाता है, विजन कहा जाता है। दृष्टि दी जा सकती है, लेकिन दृष्टिकोण नहीं दिया जा सकता। जो दृष्टिकोण व्यक्ति के अनुभव के माध्यम से डेवलप होता है, और आपको विभिन्न दार्शनिकों को पढ़ाकर, विभिन्न विचारधाराओं को पढ़ाकर आपके दृष्टिकोण को विकसित किया जा रहा है, आपके दृष्टिकोण को व्यापक किया जा रहा है। और उस दृष्टिकोण के कहते हैं पृष्ठभूमि, उसका तत्व, उसका कार्य और उसके बनने के कारण भी यहाँ समझाए जाएंगे कि वो मनोवृत्ति, वो दृष्टिकोण बनता किस तरीके से है। भले मेंशन ना किया था, मन की वृत्ति हमारी बचपन से लेके आज तक किस तरीके से बनी है। व्यक्ति जिस परिवेश में रहता है, जिस माहौल में रहता है, जैसे परिवार में पलता है, पढ़ता है, जैसे स्कूल में पढ़ता है, जिस कॉलोनी में रहता है, उसकी मनोवृत्ति उस हिसाब से डेवलप होने लगती है, उसका दृष्टिकोण उसी हिसाब से बनने लगता है। और ये मनोवृत्ति के घटक जो रहते हैं, वो कहते हैं 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञानात्मक, आपके भावात्मक और व्यवहारात्मक। कॉन्जिनेटिव होता है, आपका भावात्मक होता है, बिहेवियर वाला होता है, और भाव वाला होता है। 3 घटकों के तहत इस दृष्टिकोण को पढ़ा जाता है कि कोई भी चीज पहले संज्ञान या ज्ञान के रूप में हमारे मन और भावों में स्थान को प्राप्त करती है, और जब वो मन और भावों में स्थान प्राप्त करती है, जब हमारे मन में आ जाती है, सुनने के बाद मन में आ जाती है, और जब मन में आती है तो वही हमारे व्यवहार में भी झलकती है। ये मनोवृत्ति, ये दृष्टिकोण वाला एक पूरा यूनिट जो दिया गया है, जिसमें नैतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण की मांग भी कर रहे हैं, उसको बड़े व्यापक तरीके से उसके पॉइंट में तोड़ तोड़ के एक एक टॉपिक विशेष आपका अच्छा खासा समय और एनर्जी ले लेता है समझने में, आखिर ये है क्या। और ये सब भी बड़े व्यवहारिक हैं, ये सब भी एकदम से सैद्धांतिक नहीं है, ये तो पूरा पेपर ही रहा है। चाहे स्टेट सर्विस की बात करो, चाहे यूपीएससी की बात करो, यहाँ पर ये पेपर हमेशा ही व्यवहारिक पूछा जाता है। और ध्यान रखना, साथ में आपको इसी के अंतर्गत नैतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण कि आपकी राजनीतिक मनोवृत्ति क्या है। आप कहीं से किसी पार्टी विशेष की मनोवृत्ति तो नहीं रखते, किसी संगठन विशेष के प्रति भाव तो नहीं रखते। आपकी राजनीतिक मनोवृत्ति भारतीय संविधान के प्रति कैसी है, आपकी मनोवृत्ति संविधान के आदर्शों के प्रति कैसी है। कहीं आप पूर्वाग्रहों से तो ग्रसित नहीं है। और इसी मनोवृत्ति में बहुत सी चीजें आती हैं, इसी दृष्टिकोण में बहुत सी चीजें आती हैं, जिनमें से केवल अनुनय, समझाना, बुझाना, कन्वेंस करना, अनुनय केवल शामिल है। बाकी कई बातों को तो जिनमें पूर्वाग्रह भी आता है, प्रेजुडाइस, जिन्हें पूर्वाग्रहों को कहते हैं, कि मनोवृत्ति का नकारात्मक घटक है, ये मनोवृत्ति का नकारात्मक रूप है ये पूर्वाग्रह।
व्यक्ति पहले से ही किसी के बारे में पूर्व अनुमान कर लेता है और वैसा मान के चलता है, और जब मान के चलता है तो उसके अकॉर्डिंग ही व्यवहार भी करता है। भारत में ये पूर्वाग्रह बहुत है, जातीय पूर्वाग्रह, धार्मिक पूर्वाग्रह, क्षेत्रीय पूर्वाग्रह है, दृष्टिकोण या मनोवृत्ति का प्रकार ही है, दृष्टिकोण या मनोवृत्ति का प्रकार ही, लेकिन वह नकारात्मक स्वरूप को लिए हुए है, वह नकारात्मक स्वरूप को लिए हुए है, पूर्वाग्रह कहलाता है। कहते भी हैं भारत में, एक व्यंग करते हैं कि भारतीय लोग या भारतीय जनमानस उपग्रह तो छोड़ सकते हैं लेकिन पूर्वाग्रह नहीं छोड़ सकते। पूर्वाग्रहों का कितने उदाहरण हैं, क्षेत्रीय पूर्वाग्रह, प्रांतीय पूर्वाग्रह, टैग लगा हुआ है, ये बिहार के हैं, ये यूपी के हैं, ये महाराष्ट्र के हैं। भारत में ये क्षेत्रीय पूर्वाग्रह बहुत हैं, जातीय पूर्वाग्रह, ये फलाना जाति के हैं, ये ठिकाना जाति के हैं, ये उच्च वर्ण के हैं, ये निम्न वर्ण के, ये भी उसी दृष्टिकोण या मनोवृत्ति का भाग है और उसके नकारात्मक पहलू कहलाते हैं, ये इन्हें पूर्वाग्रह कहते हैं। और ऐसी ही इन्हीं का एक भाग है रूढ़ी, रूढ़िवादिता, रूढ़ियां, रूढ़िवादिता, रूढ़ियां, ध्यान रखना, ट्रेडिशन जिन्हें कहते हैं। व्यक्ति लकीर का फकीर होता है, जो समाज में परंपरागत रूप से चला आ रहा है उसमें व्यक्ति दिमाग नहीं लगाता है। बस इनके साथ एक चीज है कि ये रूढ़ियां सकारात्मक भी होती हैं और नकारात्मक भी होती हैं, है इसी में दृष्टिकोण में, इनको मेंशन नहीं किया गया, लेकिन ये दृष्टिकोण और उस मनोवृत्ति का एक भाग माना जाता है जिसमें से अनुनय को उन्होंने शामिल किया, मनाना, समझाना, बुझाना, कन्वेंस करना। इसमें प्रबोधक संचार को भी शामिल नहीं किया गया, जिसमें कोई बड़ा व्यक्ति सामान्य व्यक्ति से, सामान्य जनता से मनोवृत्ति परिवर्तन करने का आह्वान करता है, किसी बुरी काम को छोड़कर अच्छे काम के ओर प्रवृत्त होने के लिए आह्वान करता है। उसी को उस दृष्टिकोण या मनोवृत्ति के भाग में प्रबोधक संचार कहते हैं। प्रबोधक संचार, प्रिजर्वेटिव कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कोरोना के समय में प्रधानमंत्री मोदी जी संबोधित करते थे और घर में रहने का कहते हैं आपसे अनुनय करते थे। जबरदस्ती, हाँ जबरदस्ती तो प्रशासन करेगा, अनुनय करते थे, मनाने का प्रयास करते थे, वो अनुनय है कि साहब 2 गज दूरी, मास्क है जो। और वहीं पर एक बहुत बड़े व्यक्ति, महानायक, भारत के फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन की आवाज आप बार बार सुनते, फोन पे बार बार बात सुनते थे, आवाज सुनते थे, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। कोरोना की बात कर रहे हैं, जिस समय संवाद केवल सोशल मीडिया के माध्यमों से, संचार और तकनीक के माध्यम से हो पा रहा था, क्योंकि व्यक्ति से नहीं मिल पा रहा। तब इस दृष्टिकोण के भागों जिसमें अनुनय आपका मेंशन किया गया है, उसमें अनुनय, उसमें कई चीजें आपको नकारात्मक घटनाओं से बचते हुए सकारात्मक करने के प्रयास भारतीय प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं द्वारा, भारतीय प्रमुख व्यक्तित्वों द्वारा किया जा रहा था। आपको आज भी याद होगा, और ये समय समय पर जब आपातकालीन परिस्थितियां होती हैं तो ये अनुनय, ये प्रबोधक संचार, ये पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता उसके प्रकार हैं, लेकिन ये कुछ तरीके हैं जिनमें अनुनय भी है और जिनमें प्रबोधक संचार भी है, जो व्यक्ति को समझाने, बुझाने और कोई गलत कार्य ना करने और नकारात्मक मनोवृत्ति को छोड़ने का अनुनय किया जाता है। भारत में मोदी जी के नेतृत्व में भारत में खुले में शौच से मुक्ति प्राप्त की है और उसके लिए लोगों को समझाना पड़ा है। ग्रामीण वासियों को, शहरों में तो ये नहीं मिलेगा, लेकिन गांव में ये समस्या कुछ वर्षों पहले तक थी और बहुत से विवाद भी हुए। जीवन भर की आदत कैसे खत्म हो जाए, तो उसको खत्म करने के लिए अनुनय का तरीका अपनाया गया। पर्यावरण हितैषी दृष्टिकोण अपनाने के लिए वृक्ष लगाओ, स्कूल जाने के लिए स्कूल चले हम, ये सब उसी दृष्टिकोण और अनुनय वाले भाग में
आता है पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण जगाने के लिए। बिल्कुल, अभी कुंभ में लोगों की भीड़ बढ़ गई तो अनुनय करना पड़ा, समझाना पड़ा कि अभी बहुत ज्यादा भीड़ है, अभी ना आए, अभी बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, अभी ना आए। बड़े बड़े उच्च पदों पर बैठे लोगों को भी अनुनय करना पड़ता है, योगी जी को आकर अनुनय करना पड़ा, नहीं तो आपने उसके दुष्परिणाम भी देखे। तो ये सारी चीजें जो दृष्टिकोण वाले टॉपिक में आएंगी, और उसके बाद सिविल सेवा के लिए योग्यता, आधारभूत मूल्य, ईमानदारी, निष्पक्षता, गैर पक्षपात, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता और करुणा, इस पर हम बात करेंगे। सिविल सेवा में जो आपके योग्यता और आधारभूत मूल्य हैं, वो फिर से आ गई ईमानदारी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी से अच्छी पॉलिसी कोई नहीं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। निष्पक्षता, गैर पक्षपात, निष्पक्षता, बिल्कुल आप किसी भी पक्ष के प्रति पक्षपाती ना रहें। और जब आपके दृष्टिकोण में पक्षपात रहेगा, आपके मन में पक्षपात की भावना रहेगी, तो वो पक्षपात की भावना व्यवहार में भी आएगी। इसीलिए तो दृष्टिकोण पहले बढ़ा दिया, और वो पक्षपात की भावना आएगी। व्यक्ति पक्षपात करेगा, अगर किसी प्रशासनिक पद पर बैठेगा तो पक्षपात करेगा, अगर किसी संवैधानिक पद पर बैठेगा तो पक्षपात करेगा, और ऐसे पदों पर पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं होगी। आपका राजनीतिक दृष्टिकोण भी पूछा कि अगर किसी राजनीतिक दल विशेष से आपकी कहते हैं कि क्लोजनेस है, उसके विचारों को आप मान्यता देते हैं, तो प्रशासनिक कार्य करते हुए भी आप उसकी विचारधारा को पुष्ट करेंगे, और वह संवैधानिक पद के लिए ठीक नहीं है। संवैधानिक पद पर तो आपको संविधान के प्रति अपनी निष्ठा दिखानी पड़ेगी। तो ध्यान रखना, यहाँ आपके निष्पक्षता, गैर पक्षपात, और ये गैर पक्षपात भारत में ध्यान रखना, भारत में भाई भतीजावाद, लाल फीताशाही बहुत चलती है। भारत में राजनीति में भी बहुत सी चीजें चलती, वंशवाद भी उसी का उदाहरण है। ध्यान रखना, तो यहाँ गैर पक्षपात और निष्पक्षता, किसी भी पक्ष के प्रति झुकाव का ना हो, निष्पक्ष, तटस्थ होना, वस्तुनिष्ठ होना, और इन सारे तरीकों से प्रशासन का क्रियान्वयन करना। सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण का भाव हो, डेडिकेशन का भाव हो, मर मिटने का भाव हो, जैसे भारतीय सैनिकों में होता है। भारत माँ के वीर सपूत हंसते हंसते अपने प्राण त्याग देते हैं। समर्पण की अगर बात आती है तो सबसे पहले आर्मी के समर्पण की बात की जाती है। ध्यान रखना, ऐसा ही समर्पण का भाव प्रशासनिक क्षेत्र के लोगों में होना चाहिए। फिर से वही कोरोना काल याद आ गया, जिसमें सारे लोग घरों में बंद थे, लेकिन प्रशासनिक अमला सड़कों पर था, पुलिस वाले सड़कों पर थे, प्रशासनिक अधिकारी सड़कों पर थे। हाँ, मास्क लगाए, सारे प्रिकॉशन लिए, लेकिन फिर भी आपकी सुरक्षा के लिए ड्यूटी कर रहे, कर्तव्य कर रहे थे। कर्तव्य का कहते हैं, कर्तव्य भाव के साथ, समर्पित भाव के साथ वो आपके लिए लगे हुए। बिल्कुल साहब, जिनके परिवार में प्रशासनिक अमले से जुड़े हुए लोग होंगे, जिनके परिवार में प्रशासनिक, पुलिस और दूसरे क्षेत्र के लोग होंगे, उनके परिवारों से कई कई दिन घर नहीं गए, इसी डर से, क्योंकि वो रोग छूने से ही था। अपने सबसे पास वही घटना थी, और उस घटना के व्यवहारिक पक्षों को तो हम आपको सिलेबस के माध्यम से, सिलेबस के वीडियो के माध्यम से अभी प्रारंभ में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और जब पूरी यात्रा रहेगी तो हम एक एक पहलू को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और व्यवहारिक जीवन में लोगों ने देखा भी होगा, पेपरों में निकलता था, और ऐसा नहीं कि आम जनमानस मरे, बहुत से प्रशासनिक कर्तव्य का कहते हैं निर्वहन करने वाले लोगों के प्राण भी उस काल के गाल में समा गए।
बहुत से प्रशासनिक लोगों की भी मृत्यु हुई है। केवल प्रशासनिक लोगों की बात क्या करें, डॉक्टरों तक के प्राण मृत्यु, उन्होंने भी समर्पण वाला भाव, अपने सेवा के प्रति समर्पित भाव, रोगियों के बीच में रहे, रोगियों के बीच में रह के सेवा की है। केवल डॉक्टर ने, नर्सिंग स्टाफ, उनने भी जबरदस्त त्याग का परिचय दिया है। ये समर्पण भाव है जिसको यहाँ मेंशन किया गया है। कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता और करुणा। एक चीज और है, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सिंपैथी नहीं, एम्पैथी। सिंपैथी और एम्पैथी दोनों, सहानुभूति और समानुभूति थोड़ा और ब्रॉड में चलेगा। कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति होना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर सहानुभूति नहीं रहेगी तो जो लोक कल्याणकारी कार्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं उनका लाभ अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को नहीं मिलेगा। और अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को नहीं मिलेगा तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय का विचार, गांधी के सर्वोदय का विचार कहीं ना कहीं खंडित होता दिखाई देगा। तो ध्यान रखना, सहानुभूति, सहिष्णुता, टॉलरेंस, सहिष्णुता का भाव, प्रशासनिक अधिकारी में टॉलरेंस की भावना होनी चाहिए, सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। आज के युग में ध्यान रखना, ये सहिष्णुता का तत्व बहुत कम होता जा रहा है। एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। एक ही जात का व्यक्ति दूसरे जात के व्यक्ति को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। एक क्षेत्र का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र के व्यक्ति को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सहिष्णुता का तत्व भी, आपके सिलेबस में आपको विधिवत पढ़ाया जाएगा। साथ में करुणा और दया, करुणा बताई गई, दया नहीं बताई गई। करुणा जो कि बुद्ध का सबसे बड़ा गुण था। करुणा कहते भी हैं, करुणावतारम भुजगेंद्रहारम, भगवान शिव के लिए करुणा से पूर्ण बताया गया है। तो एक प्रशासनिक अधिकारी में करुणा और दया का भाव भी होना चाहिए। भावात्मक बुद्धिमत्ता अगला पड़ाव आ जाता है। भावात्मक बुद्धिमत्ता और उसकी अवधारणा इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस? भावात्मक बुद्धिमत्ता की हमारे यहाँ कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बुद्धि को इतना अच्छे से सदुपयोग करना चाहिए कि किसी का बुरा भी ना हो और हमारा काम बन जाए। एक प्रशासनिक अधिकारी की बहुत बड़ी आवश्यकता है ये इमोशनल इंटेलिजेंस। जीवन में तो होती ही है, लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी में ज्ञान के साथ साथ, बुद्धि के साथ साथ, इंटेलेक्चुअल होने के साथ साथ उसकी भावात्मक समझ अच्छी होनी चाहिए। कहते भी हैं, कौन सी बात कब कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ये भावात्मक समझ से ही आता है। भावात्मक समझ के बहुत से उदाहरण हैं। भावात्मक समझ के उदाहरण की जब जरूरत पड़ी कोरोना के समय, तो सारे प्रशासनिक अमले में, सारे लोगों ने, लोग मास्क नहीं लगा रहे थे, तब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कलेक्टर, सारे लोगों के द्वारा खुद मास्क लगाए गए, सारे नियमों का पालन किया गया। जब आप आदर्श स्थापित करोगे, एग्जाम्पल स्थापित करोगे, तब जनता उसको फॉलो करेगी। जनता की क्या कर रहा है? आप अगर अपने बच्चों को सिखाओ कोई चीज, झूठ बोलना पाप है, वो खुद झूठ बोलोगे, वो बच्चा कभी झूठ को नहीं छोड़ पाएगा। लेकिन आप व्यवहार में अगर सदा सत्य बोलोगे, झूठ नहीं बोलोगे, तो वो व्यवहार से ज्यादा सीखेगा। कहते भी हैं, कर्म सुनाई कम देते हैं, लेकिन दिखाई ज्यादा देते हैं। तो आप ध्यान रखना, ये भावात्मक समझ, बुद्धिमत्ता की अवधारणा और प्रशासन में इसकी उपयोगिता। एक अच्छी भावात्मक समझ वाला प्रशासनिक अधिकारी, अच्छी इमोशनल इंटेलिजेंस वाला प्रशासनिक अधिकारी अपने ऊपर के लोगों को लेकर भी चलेगा, विधायिका को लेकर भी चलेगा, मंत्री विधायक और सांसदों को लेकर भी चलेगा, और अपने नीचे वाले लोगों को लेकर भी चलेगा। जबरदस्त तरीके से वह
दोनों को संभालते हुए आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसके अंदर उच्च भावात्मक समझ है। अपने उच्च पद पर बैठे लोगों को और अपने नीचे बैठे लोगों को एक साथ लेकर चलने की क्षमता एक उच्च भावात्मक समझ वाले व्यक्ति में होगी। जरूरी नहीं है कि सारे प्रशासनिक अधिकारी हो, लेकिन जिनमें यह समझ होगी वो पक्का लोकप्रिय होंगे। वो अपने प्रशासनिक अमले के द्वारा, अपने कलीग के द्वारा पसंद किए जाएंगे, अपने उच्च पर आसन पर बैठे लोगों द्वारा पसंद किए जाएंगे। इसलिए आप ध्यान रखना, जब भी कोई बड़ा कांड होता है, जब भी कोई बड़ी घटनाक्रम होते हैं, तो मंत्री विशेष या उस पद पर बैठे विभाग प्रमुख उस व्यक्ति को उस जगह भेजने का प्रयास करते हैं जिसका रिकॉर्ड, जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, कि इनकी भावात्मक समझ कुछ ज्यादा है, इनकी भावात्मक समझ उक्त व्यक्ति से ज्यादा है, इसलिए इन्हें वहां भेजा जाना चाहिए। ये भावात्मक समझ ही है कि समान पद पर बैठे व्यक्तियों को इधर उधर स्थानांतरित किया जाता है, समस्या विशेष के समाधान के लिए उन्हें उपयुक्त पाया जाता है, और ऐसा हो भी जाता है। समान पद पर बैठे व्यक्तियों को वे बड़ी बनाती है, तो बनाती है उनकी भावात्मक बुद्धिमत्ता। भारतीय नेतृत्व में ये भावात्मक समझ गांधी में जबरदस्त है। भावात्मक बुद्धिमत्ता जबरदस्त है। जब भारत में आए, कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस उतनी लोकप्रिय नहीं थी, लेकिन जैसे 1917 में आए, उसके बाद धीरे 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 कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन बन गई थी। हम आजादी के आंदोलन की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर रहे हैं, जहां उनकी भावात्मक समझ ने उनको सूट बूट त्यागने पर मजबूर कर दिया और किसानों की वेशभूषा में हुआ। हालांकि इसको ड्रेस डिप्लोमेसी भी कहते हैं। किसानों की वेशभूषा में वो आ गए और किसानों से तारतम्यता उन्होंने बैठा ली और वो कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन बन गई। ये भावात्मक समझ, आज की भावात्मक समझ मोदी जी के भी कई कार्यों में दिखती है। जब भारत फाइनल हारा तो उनके ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए आदरणीय प्रधानमंत्री और उन सबको गले लगाया। ये उनकी भावात्मक समझ है। और आप देखो परिणाम, अभी भारत में कितने अच्छे परिणाम दिए। अच्छा, नीति शास्त्र वाले विषय को करेंट से जरूर जोड़ना। जब भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम में फेल हो गया तो उस समय भी वो धाधस बधाने गए। ये उनकी उच्च भावात्मक समझ है। ये उच्च भावात्मक समझ आपको सिखाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी, उदाहरणों के माध्यम से सुनाई जाएगी। उसके अलावा भारत और विश्व के नैतिक विचारकों और दार्शनिकों का योगदान, जिसकी चर्चा हमने पहले की। भारत के अलावा विश्व के, पश्चिम के दार्शनिक, भारत के दार्शनिक तो रहेंगे ही, पश्चिम के सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, कांट, मिल, बेंथम, ये जितने भी दार्शनिक हैं, उन सारे दार्शनिकों के विचारों से आपको परिचित कराया जाएगा और केस स्टडी में जो युक्ति युक्त लगेगा उसको आपको वहां मेंशन करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हुए हम अंतिम पड़ाव पर जब पहुंच रहे हैं तो लोक प्रशासन में सार्वजनिक सिविल सेवा मूल्य और नैतिकता, स्थिति और समस्याएं, सरकारी और निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं, दुविधाएं, नैतिक दुविधाएं, नैतिक चिंताएं। ऐसा नहीं है कि प्रशासनिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के लिए दुविधाएं नहीं रहती हैं, चिंताएं भी रहती हैं, दुविधाएं भी रहती हैं, नैतिक दुविधाएं रहती हैं कि दो अच्छे विकल्पों में से किसके साथ जाएं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन सार्वजनिक हित में क्या ठीक है? तो वहां पर भी आपकी कहते हैं बहुत कठिन परीक्षा होती है। इसलिए ये एग्जाम दुनिया का, भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। रटने रटाने वालों को तो बहुत दिक्कत होती है। समझ अगर विकसित हो जाए तो ये एग्जाम सरल भी लगने लगता है। और उसी समझ को विकसित करने का प्रयास हम पूरी यात्रा में आपके साथ करेंगे। नैतिक मार्गदर्शक के स्रोत के रूप में कानून है, संविधान है, नियम है, विनियम है, विवेक है, अंतरात्मा जिसमें आती है, अंतरात्मा की आवाज, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व, जवाबदेही, नैतिक शासन में नैतिक और नैतिक मूल्यों को मजबूत करना, अंतरराष्ट्रीय संबंध और वित्त पोषण में नैतिक मुद्दे, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी नैतिकता का परिचय देना, जो भारत हमेशा देता है, जबकि कई राष्ट्र उनकी कोई नैतिकता है ही नहीं। हम नाम नहीं ले रहे किसी का, आप खुद समझ सकते हैं, लेकिन भारत एक नैतिक रूप से सक्षम राष्ट्र है। शक्तिशाली तो है ही, मर्यादित तो है ही,
लेकिन कभी भी भारत ने अपनी नैतिकताओं का कहते हैं दुरुपयोग नहीं किया, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया। सबसे अच्छी भारत की छवि इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रों की, ताकतवर राष्ट्रों की उतनी नैतिक छवि नहीं है। भारत अगर किसी के साथ खड़ा हो जाए तो उसका नैतिक व्यक्तित्व, उसकी नैतिक ऊंचाई अपने आप बढ़ जाती है। विदेश संबंधों में ये नैतिकता एक बार जो कह दिया उसी पर अमल करना। शासन में ईमानदारी अंतिम पड़ाव के रूप में लोक सेवा की अवधारणा, शासन और ईमानदारी का दार्शनिक आधार। ईमानदारी को लेकर सामान्य बात नहीं, व्यवहारिक दार्शनिक सिद्धांत जितने हैं उन सबकी चर्चा की जाएगी। सरकार में सूचना साझाकरण, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा 2005 में लाया गया। आचार संहिता, आचरण संहिता, प्रशासनिक पद पर बैठे व्यक्ति की आचार संहिता जो व्यक्तिगत है, आचरण संहिता जो उसकी पूरी संस्थागत है। आचार संहिता और आचरण संहिता खुद का व्यक्तिगत व्यवहार तो है ही, लेकिन पूरे प्रशासनिक अमले की, पूरे उस विभाग की आचरण संहिता भी फिक्स है कि आप निम्न सीमाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे। आप प्रशासनिक कार्यों को मीडिया के सामने बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगे जब तक आपसे कहा नहीं जाए। आप सरकार की किसी भी स्तर पर आलोचना नहीं कर सकते। आपकी सीमाएं हैं, आपका आचार संहिता है, आपकी आचरण संहिता है, नागरिक चार्टर है, और अगर आचरण संहिता का उल्लंघन करोगे तो आपको दंड भुगतना पड़ेगा। इसीलिए इन क्षेत्रों में आचार और आचरण संहिता होती है, प्रशासनिक कार्रवाई होती है, जो वर्ग विशेष कहते हैं, विभाग विशेष की कार्रवाई आप पर होती है। लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है, कुछ समय के लिए बर्खास्त कर दिया जाता है, अच्छी जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है। ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत आती हैं। कार्य संस्कृति, सेवा वितरण की गुणवत्ता, सार्वजनिक धन का उपयोग और भ्रष्टाचार की चुनौतियां। सार्वजनिक धन का उपयोग और भारत की सबसे बड़ी समस्या जिसे भ्रष्टाचार की समस्या कहते हैं, जो हालांकि पूरी दुनिया में है, लेकिन भ्रष्टा प्लस आचार बराबर भ्रष्टाचार, जो भारत और एशिया के देशों में भी है, वो भ्रष्टाचार से संबंधित समस्याएं और भ्रष्टाचार के कारण उनके रोकथाम के उपाय, उनको रोकने के तरीके, लोकपाल जैसे कहते हैं आपके कानून, लोकायुक्त, लोकपाल जैसे कानून, सीबीआई, सीआईडी जो भ्रष्टाचार को रोकने के काम करती है। ये सारी चीजें, भ्रष्टाचार सूचकांक, एमनेस्टी इंटरनेशनल, संयुक्त राष्ट्र संघ का भ्रष्टाचार कार्यक्रम, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं और आपको उनके विभिन्न पक्षों से कहते हैं आपको रूबरू कराया जाता है, ताकि प्रशासनिक परीक्षा के एग्जाम के दौरान तो उस समय तो रहेगा ही महत्वपूर्ण, लेकिन जब आप प्रशासन करोगे तब भी इनकी बड़ी महत्वता बढ़ जाती है। तो ये है पूरी यात्रा जो हमें करनी है, उसका मानचित्र हमने आपके सामने संक्षिप्त समय में प्रस्तुत करने का एक प्रयास किया। आगे हम यात्रा को निरंतर जारी रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।